रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। यहां रेस्पिरेशन से रिलेट मतलब ब्रीदिंग से है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, बातें नहीं, बात बंद कर दो तो पढ़ाएं। पहला पॉइंट लिखेंगे, ब्रीदिंग इज एंटायरली अंडर नर्वस कंट्रोल। Breathing is entirely under nervous control. ब्रीदिंग पूरी तरह से, ब्रीदिंग इज एंटायरली अंडर नर्वस कंट्रोल। ब्रीदिंग पूरी तरह से नर्वस कंट्रोल के नियंत्रण में है। ठीक है। ब्रीदिंग इज एंटायरली अंडर नर्वस कंट्रोल। एक सवाल तो ये पूछा गया है हमसे। एक बात और पूछी गई है हमसे कि चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर या रिद्म सेंटर कहां पाया जाता है। करेक्ट आंसर इज मेडुला। सेकंड पॉइंट लिखिए, चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर और रिद्म सेंटर। लिखिए चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर और रिद्म सेंटर। चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर और रिद्म सेंटर is present in medulla, present oblique found in तो जो चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर है या इसी को रिद्म सेंटर कहते हैं, इज प्रेजेंट आर फाउंड इन मेडुला। चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर और रिद्म सेंटर is present or found in medulla। चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर या रिद्म सेंटर मेडुला में पाया जाता है। थोड़ा सा मैं एक बात समझाऊंगा यहां पर आपको, फिर आगे बातें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। जरा देखो, जो ब्रेन का मेडुला पार्ट है बेटा, यहां पर दो प्रकार के रेस्पिरेटरी सेंटर पाए जाते हैं। एक डार्सल वाल ऑफ मेडुला में है जिसको बोलते हैं डीआरसी, डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, और एक वेंट्रोलैटरल वाल ऑफ मेडुला में है, उसको बोलते हैं वीआरसी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। देखो ऐसे है, यहां जो है इतनी जगह, थोड़ी सी जगह छोड़ के, एक मिनट, कितनी जगह छोड़नी है? ये रखना लायक, इतनी जगह छोड़ दो। इतनी जगह छोड़ के यहां सेंटर बनाएंगे। ये है डीआरसी, डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, और ये है वीआरसी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। मेडुला में दो रेस्पिरेटरी सेंटर हैं। एक है डीआरसी, ये है डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर, डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर। डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर को शॉर्ट में बोलते हैं डीआरसी। दिस इज डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर
ये डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर है। दिस इज डीआरसी, डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर। और एक होता है वीआरसी, या उसको बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर, इसको बोलते हैं हम लोग वीआरसी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर या वीआरसी। ह्यूमन के अंदर ये पर्याप्त क्षमता है कि वो अपने ब्रीदिंग रेट को बढ़ा घटा सके अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द बॉडी। जो शरीर की डिमांड है, जैसे जिस समय आप सो रहे होते हैं उस समय शरीर को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है तो ब्रीदिंग रेट घट जाता है। बट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस समय आपके बॉडी की डिमांड ज्यादा होती है कि उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आप ब्रीदिंग रेट बढ़ा लेते हैं। तो ह्यूमन पूरी तरह से अपने नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में अपने ब्रीदिंग रेट को बढ़ा घटा सकता है। इसके लिए अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ बॉडी या अकॉर्डिंग टू द डिमांड व्हिच सूट फॉर आवर बॉडी इन दैट कंडीशन, कि हमारे शरीर की क्या कंडीशन है, हमारे बॉडी की क्या डिमांड है। तो एक सेंटर होता है डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर या डीआरसी। डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर में 3 कमेंट करेंगे हम। जरा देखो, डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर में एक कमेंट तो हम ये करेंगे कि प्रेजेंट इन डार्सल वॉल ऑफ मेडुला, ये मेडुला की डार्सल वॉल में प्रेजेंट है। तो देखो कौन कौन कमेंट करना है और क्या क्या सिखाना है हमको आपको यहां पर। डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में पहला पॉइंट लिखना है, प्रेजेंट इन डार्सल वॉल ऑफ मेडुला। ये मेडुला के डार्सल वॉल में पाया जाता है, प्रेजेंट इन डार्सल वॉल ऑफ मेडुला। दूसरी बात, हमने एक बात बताई थी आपको, पहले मैं वो रिवाइज करा दूं, नहीं अभी आप समझ नहीं पाएंगे। हमने कहा था ब्रीदिंग 2 प्रकार की, एक नॉर्मल ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग या इसी को क्वाइट ब्रीदिंग कहते हैं, दूसरी थोरेसिक ब्रीदिंग या फोर्स्ड ब्रीदिंग। अगर आपने पढ़ा है तो वाला नोट्स पलटो, वहां चलो जहां हमने ये लिखवाया है वहां पलटो, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है पड़ोसी की मदद लें, पलटो उसको। देखो नॉर्मल ब्रीदिंग या क्वाइट ब्रीदिंग में हमने लिखा होगा कि इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है। देखो लिखा है, पलटो, इंस्पायरेशन इसने लिखा है, इनका हेल्प लो तुम। अरे वही टाइटल वॉल्यूम से पहले देखो, नॉर्मल ब्रीदिंग देखो, वॉल्यूम और कैपेसिटी जहां पढ़ाई है उसके पहले पलट खोल लिया सभी लोगों ने। अब जरा देखो उसमें लिखा होगा नॉर्मल ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं, और एक बात लिखी होगी कि नॉर्मल ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन एक्टिव है और एक्सपायरेशन पैसिव है, लिखा है। और देखो एक चीज और लिखा होगा इंस्पायरेशन में 2 मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। देखो मिल गया। तो दीदी तुम्हें नहीं मिला, लग रहा है तुम्हें नहीं मिला, तुमने लिखा नहीं था, आए नहीं थे उस दिन। यहां बैठ जाओ इनके बगल, देखो आगे वाली बेंच पे आ जाओ बेटा, थोड़ा इधर शिफ्ट कर जाओ। तुमने लिखा है, आके इधर बैठो, आगे बैठो। जिसने नहीं लिखा है वो अपने पड़ोसी वाले में देखे। देखो नहीं समझ नहीं पाओगे ना तुम अभी। देखो लिखा है नॉर्मल ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग में, इसका नोट्स देखो और उसको उतार लेना। देखो लिखा है नॉर्मल ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग में। अच्छा एक बात बताएं, हम 1 या 2 दिन में हम दूसरे बैच में डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसका जिसका छूटा है वो सभी लोग वहां आके पढ़ लो। और वो टाइमिंग होगा 10 बजे से 12 बजे, 10 बजे से 12 बजे तक। जिसका जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम छूटा है एक एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और जब हम शुरू करेंगे उसके एक दिन पहले हम अनाउंस करवा देंगे। और उस बैच में तब तक सुबह आते रहना जब तक ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज तक कंप्लीट ना हो जाए। और बाकी अब एडमिशन लगभग 11th में बंद है, ऑलमोस्ट क्लोज्ड है। और जो 54 बच्चों का एडमिशन है, 48 लोग मौजूद हैं, 6 बच्चे एब्सेंट हैं।
कोई बात नहीं, मतलब इतना पैसा देकर एडमिशन लिया है, क्लास ही करने नहीं आते, अभी भी एब्सेंट है, मरो, हमें क्या करना है। और तो अब जितने लोग हैं अभी 48 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 लोग हैं केवल। ठीक है, जो एब्सेंट है उनको एब्सेंट रहने दो। अब मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि 11th बैच इज क्लोज्ड, ठीक। और बाकी जिसका जिसका छूटा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से पढ़ाना शुरू किया था, तो वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, ये दोनों विश्वास बैच में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। और मैं अनाउंस कर दूंगा बाकायदे, मॉर्निंग में आ जाना, 10 बजे आना भी है, आराम से लेट सो के उठोगे तब भी पहुंच जाओगे। तो 10 से 12 आप आकर के पढ़ लेना, ठीक है। दोनों चैप्टर हम मॉर्निंग में कंप्लीट कर देंगे और बाकी आज इसको खत्म कर देंगे, तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से बैच कॉमन चलेगा। अब जो नहीं आओ, एब्सेंट हो जाओ, बेटा तुम मोबाइल रख दो, बहुत ज़्यादा बिजी हो तुम, हम आए तब भी बिजी थे, हम ये लिखवा रहे थे तब भी बिजी थे, अभी भी बिजी हो, गलत बात है नहीं। और चिराग तले अंधेरा, यहीं हम जल रहे हैं, यहीं अंधकार, दूर कोई नहीं यूज कर रहा है, यहाँ यूज, उसको बंद कर दो, खराब आदत है। तुम अपने काम की ही काम कर रहे हो, गलत काम है, बंद कर दो उसको, आप कर दो, आप करो, मोबाइल स्विच ऑफ करो, मम्मी से बात कराओ मेरी। अब कौन सी ऐसी जरूरी बात है जो इस समय क्लास के समय करना जरूरी है, तो उसको स्विच ऑफ करके रख दो, ठीक है। जब टीचर चला जाएगा 15 मिनट का इंटरवल जो मिलेगा उसमें कर लेना। बता दो उसको कि अभी मैं अपने जीवन का सबसे जरूरी काम कर रहे हैं, जो भी मतलब व्यक्ति है, भाई है, माँ है, सहेली है, जो भी है उसको बता दो कि हमारे सर ऐसे कह रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो सुनो एक बात, ये कह रहे थे कि उसमें हमने ये कहा था नॉर्मल ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग में 2 मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल ऑफ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। अच्छा, तुम चाहो तो जो जिसने पढ़ा है वो भी आना चाहता है, आ जाए, उसका रिवाइज हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। कौन सा तुम डाइजेस्टिव सिस्टम की किताब लिख दिए हो, मास्टर हो गए हो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैंने कर लिया तो कोई बात नहीं। नॉर्मल ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग में, नॉर्मल ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग में 2 मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक है मसल ऑफ डायफ्राम और दूसरी है एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। चूंकि 2 मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इसीलिए इंस्पायरेशन एक्टिव है, जबकि नॉर्मल ब्रीदिंग के एक्सपायरेशन में, नॉर्मल ब्रीदिंग के एक्सपायरेशन में कोई भी नई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि जो दोनों मसल, कौन कौन, मसल ऑफ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, जो कॉन्ट्रैक्ट करी थी वही मसल रिलैक्स कर जाती है। इसीलिए हमने लिखा कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, इसमें जो इंस्पायरेशन है वो तो एक्टिव है, लेकिन एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस। अब सुनो, बताओ नॉर्मल ब्रीदिंग के इंस्पायरेशन में कौन कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है? मसल ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। इन्हीं मसल्स को, बोलो इन्हीं मसल्स को न्यूरॉन्स की, नर्व की सप्लाई जाती है डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर से। बोलो डार्सल रेस्पिरेटरी, कठिन चीज पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो, नहीं समझ में नहीं आएगा। बोलो डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर में केवल इस प्रकार के न्यूरॉन हैं जिनकी सप्लाई उन मसल्स को जाती है जो नॉर्मल ब्रीदिंग के, एब्डोमिनल ब्रीदिंग के इंस्पायरेशन में भाग लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी मसल? मसल ऑफ डायाफ्राम, बोला करो, मसल, आगे बैठा करो, हाँ, मसल ऑफ डायाफ्राम और इन्वॉल्व हो क्लास में। ऐसे डरे डरे से मत जियो, जिंदगी भर डरे रहोगे। किस बात का डर? या तो साला आएगा नहीं तो नहीं आएगा, पहले से कौन सा आता था?
कि खो गया। यही कुछ नया जानेंगे ही। और मैंने कई बार कहा कि विद्यार्थी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके विद्यार्थी में यही तो अच्छी सुविधा है। विद्यार्थी कभी हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या तो सीखता है। और विद्यार्थी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो हर दिन धनी से धनी होता जा रहा है, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं है और उसका ज्ञान डेली बढ़ रहा नहीं। चाहे मोबाइल चलाने के मामले में ही बढ़े, लेकिन बढ़ रहा। क्यों भाई? चाहे पढ़ने के मामले में बढ़े, चाहे डांस करने के मामले में बढ़े, बदमाशी करने के मामले में बढ़े, दोस्त बनाने के मामले में बढ़े, अनुभव के मामले में बढ़े, लेकिन ज्ञान उसका डेली बढ़ रहा। इसलिए विद्यार्थी को बहुत डरने की जरूरत नहीं है। और डरो मत अपने टीचर से, उसको समझो क्या कह रहे हैं हम। और अगर नहीं समझाएंगे, अभी उसको पढ़ के खत्म कर देंगे 2 मिनट में, तो तुम तो कहोगे कि सर ने चैप्टर खत्म कर दिया, लेकिन मुझे कोफ तो होगी कि सही बात नहीं बताई, बच्चों को धोखा दिया हमने। और वो धोखा नहीं हमारे ब्लड में। तो सुनना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिखा, बोलो डीआरसी में जितने भी न्यूरॉन्स हैं सब इंस्पायरेटरी टाइप के। बोलो, यानी कि यहां से जो सप्लाई है न्यूरॉन्स की, वो जाती है मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन को। किसको जाती है? ये इसीलिए मैंने लिखा आई मींस इंस्पायरेटरी टाइप। आई मींस इंस्पायरेटरी टाइप, यानी यहां जो न्यूरॉन्स हैं, कहां? डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर में। ये कहां जाते हैं? उन मसल्स को जाते हैं जो मसल्स इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो किसको गई सप्लाई? इनकी सप्लाई आई मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन। मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन। कौन कौन मसल इन्वॉल्व होती है? बोलो, मसल ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, इन दोनों को आई। अच्छा भाई, ये बताओ, केवल यही सप्लाई आ जाए और ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएं, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद हो जाएगा इंस्पायरेशन, और रिलैक्स कर जाएं तो क्या हो जाएगा? एक्सपायरेशन। तो बताओ, क्या एक्सपायरेशन में, नॉर्मल ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग के एक्सपायरेशन में किसी और नई मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत है? नहीं, केवल उन्हीं मसल्स के रिलैक्स होने की जरूरत है जो जो कॉन्ट्रैक्ट करी थी। कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करी थी? मसल ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। ठीक, तो लिखेंगे डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर कहां मौजूद है? प्रेजेंट इन डार्सल वॉल ऑफ मेडुला। दूसरी बात लिखेंगे, ऑल न्यूरॉन्स ऑफ डीआरसी, ऑल न्यूरॉन्स ऑफ डीआरसी, ऑल न्यूरॉन्स ऑफ डीआरसी आर आप किस प्रकार के हैं? इंस्पायरेटरी टाइप। किस प्रकार के हैं? अरे, डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर में पाए जाने वाले सारे के सारे न्यूरॉन्स किस प्रकार के हैं? इंस्पायरेटरी टाइप के हैं। क्या मतलब है भैया इसका? बोलो मेरे साथ, बोलो, इसका मतलब है डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर में जो न्यूरॉन्स हैं, ये जाते हैं उन मसल्स को जो इंस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। इसलिए लिखा कि ऑल न्यूरॉन्स ऑफ डीआरसी आर ऑफ इंस्पायरेटरी टाइप, इंस्पायरेटरी टाइप, इंस्पायरेटरी टाइप। बोलो यार, इतना लिख लोगे? एक अंतिम बात बताओ भैया, क्या डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर से में कोई ऐसा न्यूरॉन है जो मसल ऑफ एक्सपायरेशन को जा रहा है? नहीं। किसको जा रहा है? मसल ऑफ इंस्पायरेशन को जा रहा है, एक्सपायरेशन को नहीं जा रहा। बोलो यार, बोलो। इसीलिए डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर को हम लोग क्वाइट रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल ब्रीदिंग में, क्वाइट ब्रीदिंग में, एब्डोमिनल ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है। लिखिए, इन्वॉल्व्ड इन
involved in normal breathing, involved in normal breathing, hence known as quiet respiratory center. Hence known as quiet respiratory center. Hence known as quiet respiratory center. इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाइट रेस्पिरेटरी सेंटर। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? दोबारा बताने की जरूरत है? जल्दी नोट करो, इतना लिखो, जल्दी 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 लिखो। तो एक बात और बताएं, या हम पहले बता लें तब लिखो? बता लें तब लिखो। देखो इधर खत्म हो जाए, नहीं तो तुम लिखते ही रहोगे। इधर देखो जरा, बोलो वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर में दो प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। बोलो, एक है इंस्पायरेटरी टाइप और दूसरा है एक्सपायरेटरी टाइप। कितने प्रकार के न्यूरॉन? दो प्रकार के, इंस्पायरेटरी टाइप न्यूरॉन एंड एक्सपायरेटरी टाइप ऑफ न्यूरॉन। इंस्पायरेटरी टाइप ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सपायरेटरी टाइप ऑफ न्यूरॉन। तो यहां से सप्लाई किसको आ जाएगी? इंस्पायरेटरी टाइप से सप्लाई किसको आएगी? अरे नाम ही है इंस्पायरेटरी टाइप, तो किस मसल को आएगी? उस मसल को आएगी जो इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होती हो। और एक्सपायरेशन से सप्लाई कहां आएगी? मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन को। किसको आएगी सप्लाई? मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन को। अच्छा बताओ जरा, वो खोलो तो, वो फोर्स्ड ब्रीदिंग और थोरेसिक ब्रीदिंग। फोर्स्ड ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग खोलो और देखो, फोर्स्ड ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग में दोनों एक्टिव लिखा होगा। अरे देखो भाई, फोर्स्ड ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग खोलो और फोर्स्ड ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग में देखो दोनों एक्टिव लिखा हुआ है। क्या? इंस्पायरेशन भी क्या लिखा हुआ है? एक्टिव। और एक्सपायरेशन भी क्या लिखा हुआ है? एक्टिव। देखो, इंस्पायरेशन में तीन मसल इन्वॉल्व हो रही है। मसल ऑफ डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, स्टर्नोमास्टोइड मसल। बोलो, याद है? तुम्हें तो याद नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं। देखो, स्टर्नोमास्टोइड मसल इन्वॉल्व है। अब जरा देखो इसका एक्सपायरेशन, फोर्स्ड ब्रीदिंग का एक्सपायरेशन देखो। फोर्स्ड ब्रीदिंग का एक्सपायरेशन केवल इन तीन मसल के रिलैक्स हो जाने से नहीं हो जाएगा, बल्कि ये तीनों मसल रिलैक्स होंगी और इन तीनों मसल के रिलैक्स होने के अलावा दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एंटीरियर एब्डोमिनल मसल, देखो लिखवाया है, एंटीरियर एब्डोमिनल मसल, और कौन? इंटरनल इंटरकास्टल मसल। ये क्या है? ये दोनों क्या है? मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन। यहां किसको सप्लाई आई? नहीं, किसकी सप्लाई आई? वीआरसी की। यानी अगर आप फोर्स्ड ब्रीदिंग करेंगे तो कौन कंट्रोल करेगा? वीआरसी। क्योंकि फोर्स्ड ब्रीदिंग में तीन मसल को कॉन्ट्रैक्ट भी कराना पड़ेगा, रिलैक्स कराना पड़ेगा, और दो और मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा जो एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी दो मसल? एंटीरियर एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल इंटरकास्टल मसल। इसीलिए लिखो, ये किस में इन्वॉल्व होगा? फोर्स्ड ब्रीदिंग और थोरेसिक ब्रीदिंग। तो तीन बातें इधर लिखी थी। डीआरसी कहां प्रेजेंट था? इसमें पहला पॉइंट इसमें लिखो, वीआरसी प्रेजेंट इन वेंट्रोलैटरल वॉल ऑफ मेडुला। प्रेजेंट इन वेंट्रोलैटरल वॉल ऑफ मेडुला। प्रेजेंट इन वेंट्रोलैटरल वॉल ऑफ मेडुला। वेंट्रल वॉल में नहीं पाई जाती, वेंट्रोलैटरल वॉल में पाई जाती, वेंट्रल साइड लैटरल वॉल में। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहां क्या लिखा था बताओ?
ऑल न्यूरॉन्स ऑफ डीआरसी आर ऑफ इंस्पायरेटरी टाइप। बताओ यहां पर केवल इंस्पायरेटरी टाइप है कि इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों टाइप का है? लिखिए, वीआरसी कंटेन वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर कंटेन बोथ inspiratory as well as expiratory type of neuron। लिखेंगे बीआरसी कंटेन बोथ इंस्पायरेटरी एज वेल एज एक्सपायरेटरी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। और यहां तीसरा पॉइंट क्या लिखा था? ये किस में इन्वॉल्व होता था? डीआरसी नॉर्मल ब्रीदिंग में, जबकि बीआरसी किस में इन्वॉल्व होगा? फोर्स्ड ब्रीदिंग में या थोरेसिक ब्रीदिंग में। लिखिए, बीआरसी इन्वॉल्व्ड इन वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम, बीआरसी इन्वॉल्व्ड इन फोर्स्ड ब्रीदिंग, बीआरसी इन्वॉल्व्ड इन फोर्स्ड ब्रीदिंग आर अथवा थोरेसिक ब्रीदिंग। बीआरसी इन्वॉल्व्ड इन फोर्स्ड ब्रीदिंग आर थोरेसिक ब्रीदिंग। तो दो रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला में, इन्हीं दोनों को मिला के चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं, रिद्म सेंटर बोलते हैं। एनसीईआरटी ने अलग अलग नहीं लिखा। बोलो, अब एक बात और बोलो, बोलो एक रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रेन के पोन्स में भी मौजूद है, जिसे बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो बताओ न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पाया जाता है? लिख लो, लिख लो, प्रेजेंट इन डार्सल वॉल ऑफ पोन्स, डार्सल वॉल ऑफ पोन्स, पोन्स वैरोलाई के डार्सल वॉल में न्यूमोटैक्सिक सेंटर पाया जाता है। यह भी सवाल हमसे पूछा गया है। एक रेस्पिरेटरी सेंटर पोन्स में भी पाया जाता है, हालांकि ये चीफ नहीं है, इसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या बोलते हैं? न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बोलो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से नर्व सप्लाई डीआरसी को भी आती है, वीआरसी को भी आती है। तो डीआरसी को भी नर्व सप्लाई आएगी और वीआरसी को भी नर्व सप्लाई आएगी। बोलो, डीआरसी में तो, जैसे बोलना चाहिए, बोलो बोलो, डीआरसी में तो केवल एक प्रकार का न्यूरॉन है, इंस्पायरेटरी टाइप। तो भाई इंस्पायरेटरी टाइप को आएगी। बोलो, वीआरसी में दो प्रकार के न्यूरॉन्स हैं, इंस्पायरेटरी टाइप, एक्सपायरेटरी टाइप। बोलो, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर में न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जो नर्व सप्लाई आती है वो इंस्पायरेशन को आती है, इंस्पायरेटरी टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को आती है। किसको आती? देखो, एक्सपायरेटरी के पास नहीं आई, किसके पास आई? बोलो, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जब स्टिमुलेट होता है तो इंफॉर्मेशन भेजता है चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर के पास, रिद्म सेंटर के पास। बोलो, चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर या रिद्म सेंटर इंस्पायरेशन के टाइम को घटाकर ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। देखो कैसे बढ़ाता है। क्या बोला मैंने? हमने कहा जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होता है तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर किसको सूचना भेजता है? चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर, या इन्हीं दोनों को मिला के बोलते हैं चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर, चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर या रिद्म सेंटर को। अच्छा बताओ, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से सप्लाई डीआरसी को आती है, वीआरसी को आती है, दोनों को। लेकिन दोनों में किसको किसको आती है? केवल इंस्पायरेटरी टाइप ऑफ न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन आती है, एक्सपायरेटरी को नहीं आती। तो अगर ये एक्टिवेट होगा तो किसके टाइम को बढ़ा या घटा सकता है? इंस्पायरेशन के। किसके टाइम को छू नहीं सकता? एक्सपायरेशन के टाइम को घटाना या बढ़ाना किसका काम है? चीफ सेंटर का या रिद्म सेंटर का। बोलो यार, अब जरा सुनना। इंस्पायरेशन के टाइम को घटाकर ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। तो हमने आपको बताया था बेटा
1 इंस्पायरेशन प्लस 1 एक्सपायरेशन इज इक्वल टू 1 ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। बोलो अच्छा, और अगर हम ब्रीदिंग रेट लिखें तो जरा देखना, इंस्पायरेशन कितने सेकंड का होता है? 2 सेकंड का, और एक्सपायरेशन 3 सेकंड का, तो ब्रीदिंग 5 सेकंड की, तो ब्रीदिंग रेट कितना आया? 12 पंचे 60, तो ब्रीदिंग रेट हो गया 60/5 बराबर 12 टाइम्स पर मिनट। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, जब न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिवेट होता है तो इंस्पिरेशन के टाइम को घटा करके ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। घटाओ, 2 सेकंड की जगह कर देगा 1 सेकंड। एक्सपायरेशन का कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक्सपायरेटरी टाइप के न्यूरॉन को तो सप्लाई ही नहीं आई वहां से तो जो सप्लाई आई वो किसको आई? इंस्पायरेटरी टाइप के। तो 1 सेकंड धन 3 सेकंड। अब बताओ एक ब्रीदिंग कितने में कंट्रोल हो रही? 4 सेकंड। तो 60/4 बराबर 15 टाइम्स पर मिनट। यही कह रहे थे हम, कह रहे थे कि इंस्पिरेशन के समय को घटाकर ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है। नहीं आया समझ में? आ गया? अब सुनो, अब एक बात और सुनो। बोलो मेडुला में ही डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर के बगल, बोलो मेडुला में ही डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर के बगल एक कीमोसेंसिटिव एरिया है। किसके बगल है? डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर के बगल। बोलो मेडुला में ही चीफ आर रिदम सेंटर, बोलो चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर या रिदम सेंटर के बगल एक कीमोसेंसिटिव एरिया है। बोलो ये एरिया 2 चीजों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। बोलो पहली चीज, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो और दूसरी चीज, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बोलो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। बोलो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, याद आ रहा है कुछ? कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। कर्व किधर शिफ्ट कर जाता था? राइट। और मैंने राइट शिफ्टिंग में एक बात लिखी थी, ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज। कहा था इसको बाद में समझाएंगे। अरे और सब कुछ तो समझाया था, डिसोसिएशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और लिखवाया है ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज। बताओ नोट है कि नहीं? अच्छा, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पूरा चैप्टर नहीं सुना है, इनको बेटा तब ज्यादा क्लियर होगा जब ये मॉर्निंग में आके क्लास कर लेंगे। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा। हमने अभी एडमिशन लिया, तो कहां से पता चले हमको? 2-4 लेक्चर पहले। ठीक है, फिर से सुनो। बोलो डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर के बगल में एक एरिया है जिसे हम लोग बोलते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। बोलो दिस कीमोसेंसिटिव एरिया इज वेरी सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड concentration and hydrogen ion concentration. कीमोसेंसिटिव एरिया, ये एरिया है कीमोसेंसिटिव एरिया। ये वाला किसके बगल में है? डीआरसी के। डीआरसी कहां था? मेडुला में। तो कीमोसेंसिटिव एरिया कहां है? मेडुला में। और कीमोसेंसिटिव एरिया किसके लिए सेंसिटिव है? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा हो या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो। बताओ शिफ्टिंग याद है इन दोनों कंडीशन? तो कीमोसेंसिटिव एरिया इज सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है,
बोलो इन दोनों केमिकल के बढ़ने पर कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाता है और इंफॉर्मेशन भेजता है चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर को या रिदम सेंटर को, और उससे कहता है हे चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर, बोलो हे चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर, तुम कोई ऐसा एडजस्टमेंट बनाओ जिससे इन पदार्थों का कंसंट्रेशन घट जाए। बताओ क्या होगा तो घट जाए? मैं बताऊं? अरे ऑक्सीजन को दनादन छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को बांध के ले जाए। बोलो यार, और ऑक्सीजन को जोड़ के ले आए, यानी ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज। भाई CO2 कैसे कम होगी बताओ? जब शरीर से बाहर जाए, और जल्दी जल्दी बाहर निकालोगे तो ज्यादा CO2 बाहर नहीं जाएगी। बोलो कीमोसेंसिटिव एरिया डार्सल रेस्पिरेटरी सेंटर के बगल में मेडुला में पाया जाता है। बोलो कीमोसेंसिटिव एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। बोलो इन दोनों के बढ़ने पर कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाता है, सूचना भेजता है चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर को, रिदम सेंटर को, और उससे कहता है कोई ऐसा नेसेसरी एडजस्टमेंट बनाओ जिससे इन पदार्थों का कंसंट्रेशन घट जाए। तो कब घटेगा बताओ? मैं बताऊं? बताओ, तुमको पढ़ा है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, उसमें तो सारे बच्चे मौजूद थे। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा, कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, P50 इंक्रीजेज, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिक्रीजेज। ऑक्सीजन का लगाओ, हीमोग्लोबिन का लगाओ, ऑक्सीजन से घटेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ेगा, लेके चला जाएगा, बाहर निकाल देगा। तो चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है? ब्रीदिंग रेट को बढ़ाकर बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देता है। यही तो होता है नालायक, जब तुम एक्सरसाइज करने लगते हो तो एक्सरसाइजिया करते समय क्या होता है? मैं बताऊं क्या होता है? जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो खूब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और जब खूब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ऊर्जा बनाने के लिए तो CO2 उत्पन्न होता है। CO2 जाता है बढ़, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जाता है बढ़, और जब CO2 और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो कौन एक्टिव हो जाता है? कीमोसेंसिटिव एरिया। और किसको इंफॉर्मेशन भेजता है? चीफ सेंटर या रिदम सेंटर को, कि कोई ऐसा नेसेसरी एडजस्टमेंट करो जिससे इन पदार्थों का कंसंट्रेशन घट जाए। तो चीफ या रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है? रिदम सेंटर ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है, तो भका भक ऐसे नहीं लेने लगता सांस। कैसे लिए समझ में आया? बोलो यार। अच्छा, एक सवाल हमसे पूछा जाता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बड़ा सुंदर सवाल। कहते हैं बोलो कौन सी सेल है हमारे बॉडी की जो ऑक्सीजन के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है? बोलो सही आंसर है न्यूरॉन, मालिक। ये मालिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ऑक्सीजन। बोलो ब्रेन को 0.6 मिली सेकंड के लिए, 0.6 मिली सेकंड के लिए भी अगर ऑक्सीजन ना मिले तो न्यूरॉन काम करना बंद कर दे। श्रीमान जी आप बेहोश हो जाएंगे, आप कोमा में चले जाए। इसलिए जो कमांडो होता है, यहां कोई नस होती उसको दबा देता है, उसको दबा के ब्लड सप्लाई रोकता है ब्रेन को, और जैसे दबाता है आप कोमा में चले जाए। इंडियन मूवी में सनी देओल ने बच्चे की वही नस दबाई थी। एक बच्चा था ना, वो मारपीट होने जा रही थी, तो मारपीट होती तो देख के घबरा जाता इंडियन मूवी में, तो उस बच्चे को गोद में लेके यहां दबा दिया तो बेहोश हो गया, और बेहोश हो गया तब तक सबको मारपीट के निपटा दिया। बच्चों को ये घटना नहीं देखनी चाहिए ना, लड़ाई उड़ाई नहीं, तो बेहोश कर दिया, और बेहोश कर दिया, थोड़ी देर होश में आएगा, जब तक होश में आएगा तब तक अपना गुंडों को निपटाया। तो सुनो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए जो शेर होता है, जो शेर होता है, वो जब शिकार करता है तो हिरन की गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है। बोलो ब्रेन को सप्लाई, ब्लड सप्लाई करने का काम कैरोटिड आर्टरी करती है। कौन करती है?
तो कैरोटिड आर्टरी इसका काम करती है। तो वो जो कैनाइन होता है लायन का, वो कैरोटिड आर्टरी से कुछ से काट देता है। वो भगवान ने ऐसा बनाया, जब वो गर्दन पकड़े काटता है ऐसे, तो कैरोटिड आर्टरी कट गई। और जैसे कैरोटिड आर्टरी कट गई, हिरन का शरीर लटक जाएगा। तो क्यों लटक गया बताओ? ब्रेन को ब्लड सप्लाई खत्म हो गई, बेहोश हो गया। अच्छा, बेहोश हो गया तो अब दर्द पता नहीं चलेगा, चाहे जितनी तरह से ऑपरेशन करके खाओ। अब अगले को दर्द नहीं पता चल रहा है और इसको भोजन मिल गया। बोलो यार, बोलो। कैरोटिड आर्टरी में और एओर्टिक आर्चेज में, बोलो, कैरोटिड आर्टरी में और एओर्टिक आर्चेज में भी सेंसर लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हृदय, हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों भाई? हार्ट जो है ये 24 घंटे काम करता रहता। बिजीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सबसे ज्यादा बिजी कौन है? हार्ट। तो हार्ट को बोलते हैं बिजीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब भैया, जब आप सो गए तो मालिक ने तो आराम कर लिया, ब्रेन ने आराम कर लिया, लेकिन क्या हमारे सोते ही हमारा हार्ट बंद हो जाता है? अगर हमारा हार्ट बंद हो जाए, अच्छा, पहले मैं सोचता था कि हार्ट को धड़काना भगवान ने हमारे कब्जे में नहीं दिया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दे दिया। वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं धड़कता। अगर हमारी इच्छा से धड़कता तो कितना गजब होता। हम सो जाते, इच्छाएं खत्म, हार्ट का धड़कना बंद। बोले सो गए और दिल धड़काना भूल गए, मर गए। इसीलिए भगवान, अच्छा जैसे देखो, तुम सो जाते हो तब भी हार्मोन सारे निकल रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेज सारे निकल रहे हैं, इंटेस्टाइनल मूवमेंट भी हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। और यहां तक तो सांस भी ले रहे हो। नहीं बोले सो गए, सांस लेना भूल गए। अरे अगर कोई सो जाए और सांस लेना भूल जाए तो बचेगा कि मर जाएगा? इसीलिए सांस लेना तुम्हारे बस में नहीं रखा उन्होंने, कि तुम सो जाओगे तब भी सांस चलती रहेगी। तो मालिक तो आराम कर लेते हैं सोते समय, बट व्हाट अबाउट हार्ट बाबू? इनको आराम करने का फुर्सत नहीं है। और मैं 12th में पढ़ाऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, जब अपनी मां के पेट में आप 1 महीने के थे तब से हार्ट धड़क रहा है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट बीट स्टार्टेड। जब आप अपने मम्मी के पेट में 1 महीने के थे तब से हार्ट धड़क रहा है और लगातार धड़क ही रहा है। ठीक है, कभी आराम नहीं किया। जिस दिन ये आराम करने लगेगा, हम लोग परमानेंट आराम में चले जाएंगे और लोग गाएंगे राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, मुक्ति है। निकल लिए इसके ब्लास्ट से। तो हार्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और हार्ट जो है, एक तो बेचारा वैसे ही इतना बिजी है और तुम और इसको काम थमा देते हो। तुम मेरे दिल में रहती हो, यहां रहती हो, वहां रहती हो, कहीं नहीं रहती नालायक। इधर लेफ्ट हैंड साइड भरा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट हैंड साइड भरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और 7200 लीटर ब्लड एक दिन में पंप करना है। उनको ये सब टाइम नहीं है। ये सब करता है ये खुराफात। और ब्लेम किसको कर देता है? हार्ट। और गाना लिखने वाले ने लिखा दिल का मामला है दिलवर। दिल का मामला नहीं है, खोपड़िया का मामला, ब्रेन का। ये बहुत बदमाश है। और किसको ब्लेम कर रहा है? हार्ट को। और कर सब खुद रहा है। लेटर लिख रहा है, आई लव यू लिख रहा है, ये सब हार्ट लिखता है क्या? बोलो। गिफ्ट ले जाके दे रहा है, कुछ उधर से ले आ रहा है, ये सारी खुराफात ये कर रहा है। और इसने ब्लेम किसको कर दिया? हार्ट। और वो हार्ट बेचारे संत, उनको मतलब नहीं। बिजीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, 1 मिनट में 72 बार धड़कना है, 75 बार। भाई साहब 0.8 सेकंड में, 0.8 सेकंड में कॉन्ट्रैक्शन भी और रिलैक्सेशन भी। पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर पहुंच रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बिजीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन है? हार्ट। हार्ट है। तो हार्ट जो है उसमें एक आर्च पाई जाती है, एक चाप पाया जाता है जिसको बोलते हैं एओर्टिक आर्चेज। मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूं, आपको नहीं करना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा
बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। आपको नहीं बनाना है ये, मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं। बात है नहीं, बोलो मत। ये हार्ट है, दिस इज, बात है नहीं, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो बड़ी वेन होती है उसको बोलते हैं वेना केवा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। एक स्वयं हार्ट से आती है, इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस, और ये यहां खुल जाती, और यहां ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। और राइट वेंट्रिकल से, बातें नहीं, राइट वेंट्रिकल से एक एओर्टा निकलता है जिसको बोलते हैं, मोटी आर्टरी निकलती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी एओर्टा। और पल्मोनरी एओर्टा निकलने के बाद राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में टूट जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकलता है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक एओर्टा। और सिस्टेमिक एओर्टा से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाता है। यहां एक चाप बनता है, दिस इज सिस्टेमिक एओर्टा। मोटी आर्टरी हो तो उसको एओर्टा कहते हैं, और मोटी वेन हो तो उसको वेना केवा कहते हैं। तो जो सिस्टेमिक एओर्टा है ये पल्मोनरी एओर्टा को जहां क्रॉस करता है वहां एक चाप बनता है, एक आर्क बनता है, इसी को बोलते हैं एओर्टिक आर्चेज। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है फेफड़े को। पढ़ा चुके हैं, अब इसको हम पढ़ाएंगे सर्कुलेशन में। इसी को बोलते हैं एओर्टिक आर्चेज। तो जो ब्लड यहां से जा रहा है उसमें तो कहीं ऑक्सीजन ज्यादा नहीं, सॉरी, उसमें तो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं है, उसमें तो कहीं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है। नहीं, ब्लड चला तो गया डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी। इसी को बोलते हैं एओर्टिक आर्चेज। तो दो जगह उन्होंने और सेंसर लगाया ताकि रीड किया जा सके, ताकि सेंस किया जा सके। एक कहां लगाया? उस आर्टरी में लगाया जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, उसका नाम कैरोटिड आर्टरी। और कहां लगाया? एओर्टा की चाप, एओर्टा के चाप को क्या बोलेंगे? एओर्टिक आर्चेज। तो एओर्टिक आर्चेज और कैरोटिड आर्टरी में दो जगहों पर उन्होंने रिसेप्टर लगाए, सेंसर लगाए, और ये रिसेप्टर भी सेंसरी होते हैं, सेंसिटिव होते हैं उसी के लिए जिसके लिए कीमो सेंसिटिव एरिया था। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर एओर्टिक आर्चेज से गुजरता हुआ ब्लड या कैरोटिड आर्टरी से गुजरता हुआ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रिच है, तो इन सेंसर्स से, इन रिसेप्टर्स से सूचना चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर को जाती है, रिदम सेंटर को जाती है। आप देख रहे हैं कहीं से भी आए सूचना किसके पास आती है? रिदम सेंटर के पास। किसके पास आती है? इसीलिए उसको कहते हैं चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर। तो यहां से रिमेडियल एक्शन के लिए, तुरंत एक्शन के लिए सूचना भेजी जाती है चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर के पास। और जो चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर या रिदम सेंटर है दो, डीआरसी और बीआरसी, जो मेडुला में मौजूद है, ये ब्रीदिंग रेट को बढ़ाकर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिशत को कम कर देता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को कम कर देता है। तो किन दो जगहों पर और रिसेप्टर्स पाए जाते हैं? बोलो, कैरोटिड आर्टरी एंड एओर्टिक आर्चेज। बताओ भैया, कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्चेज में जो रिसेप्टर लगे हैं ये किसके लिए सेंसिटिव है? ऐसे याद किया करो। बोलो, उसी के लिए जिसके लिए कीमो सेंसिटिव एरिया। बताओ, कीमो सेंसिटिव एरिया किसके लिए था? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है,
इसको छाप लो और जरा इसे पढ़ दें। इसको लिखो, छापो जल्दी। पढ़ा दिया है और एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, 2 लाइन एनसीईआरटी से लिखवानी है, उसको अंडरलाइन कर देंगे, तुम नोट कर लेना। अब तुम फोटो खींच के उतारते रहना इसको, ठीक है? फोटो खींच के उतारते रहना। हम थोड़ा सा पढ़ दें, क्योंकि फिर हमारे 5:30 बजे से वहां क्लास है 12th में। ये समझ में आ गया कि फिर से समझाएं? आ गया? अच्छा सुनो, अभी एक बार एनसीईआरटी पढ़ देंगे तो ये दोबारा हो जाएगा, एक बार और हो जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी ने डीआरसी बीआरसी का नाम नहीं लिया है। डीआरसी और बीआरसी को मिला के उन्होंने क्या बोला है? चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर, या चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर का ही एक नाम क्या दिया है? रिदम सेंटर। तो हमसे अगर कोई पूछे कि मेन रेस्पिरेटरी सेंटर कहां पाया जाता है? मेडुला, मेडुला में। कोई पूछे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पाया जाता है? पोन्स में। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पाया जाता है? पोन्स में। आओ देखें, थोड़ा सा पढ़ाया है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, एक्चुअली बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, बहुत समझाएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन देखो, लिखा है ह्यूमन बीइंग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में ये क्षमता है कि हम रेस्पिरेशन रेट को मॉडरेट कर लें जो हमारे बॉडी के डिमांड को सूट करे। मैंने क्या लिखा है? पहली लाइन, ब्रीदिंग इज एंटायरली अंडर नर्वस कंट्रोल। देखो इन्होंने क्या लिखा? दिस इज डन बाय क्या? दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द किस रीजन? मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन, कॉल्ड क्या? कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। बताओ हमने क्या लिखा? दूसरी लाइन, चीफ रेस्पिरेटरी सेंटर और रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन मेडुला। आगे देखो क्या लिखा है? एनदर सेंटर प्रेजेंट इन, बोलो एनदर रीजन प्रेजेंट इन पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन, कॉल्ड क्या कहलाता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है, चेंज कर सकता है। आगे देखो क्या लिखा? न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द क्या? किसका ड्यूरेशन घटा देता है? रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। बताओ अगर ब्रीदिंग रेट को, इंस्पायरेशन के टाइम को, ड्यूरेशन को घटा देगा तो इंस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
A chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion. Increase in these substances, कौन सा substances? CO2 and hydrogen ion. Increase in these substances can activate this center, which in turn can signal the, किसको signal भेजेगा? Rhythm center to make necessary adjustment. कहाँ? In the respiratory process by which these substances can be eliminated. इनको हटाओ, इनको घटाओ. बोलो यार. और यहां से वो तो नोट करना ही है आपको, लेकिन यहां से आपको लिखना है. एनसीईआरटी में जो लिखना था उतना बना लेने के बाद एक ये बात लिखनी है जिसको ग्रीन से अंडरलाइन किया है, और दूसरी ये बात लिखनी है जिसको नीले से अंडरलाइन करने चल रहे हैं. रिसेप्टर से एसोसिएटेड विद, बताओ किसके साथ? बोल ही नहीं पाते हो तुम शब्द ही. बोलो एओर्टिक आर्चेज. देखो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्चेज एंड कैरोटिड आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? ब्रेन को. और एओर्टिक आर्च बना के दिखाया कहां पाए जाते हैं? आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेज इन क्या? CO2 एंड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द, किसको सिग्नल भेजते हैं? रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन. बोलो यार. बोलो कीमोसेंसिटिव एरिया, रिसेप्टर्स प्रेजेंट एट एओर्टिक आर्चेज एंड कैरोटिड आर्टरी. ये सारे के सारे ऑक्सीजन के लिए बहुत कम सिग्निफिकेंट होते, ऑक्सीजन के लिए बहुत कम सेंसिटिव होते हैं. देखो द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज